क्या इस कला का संवर्धन संभव है? हमारा देश एक ऐसा था, बहुत सालों पहले, 1000 साल पहले हमारे यहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हर व्यक्ति को पता था कि सुबह अगर वासुदेव आए तो उसको हमने कुछ देना चाहिए। दिस वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। युवा पीढ़ी में जो चिंतनशील हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो सोच रहे हैं, वो वापस लौट के आ रहे हैं। पिछले 20 मिनट में सिर्फ 7 अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करके अच्छी हिंदी कैसी सुनाई जाए, इसके लिए उसके कारण मेरे ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव आया है कि मैं मेरे संभाषण में आपसे कम से कम अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। हमारे हिंदुस्तान में नृत्य का बहुत बड़ा इतिहास है, जिसकी शुरुआत कहा जाता है कि शिवजी से हुई और जो 5,500-6 हजार सालों से आ रही है। यहाँ हर प्रांत का अपना अपना एक नृत्य का प्रकार है, शैली है, और उसके सिखाने के भी अलग अलग तरीके हैं। अगर हम ईशान्य की तरफ से हिंदुस्तान की शुरुआत करें और नीचे कन्याकुमारी तक आए तो ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, हर प्रांत का अपना अपना एक महत्व है, अपनी अपनी एक नृत्य परंपरा है। आप इन सारी परंपराओं को कैसे देखती हैं? आपकी महागामी एक नाम का जो विश्वविद्यालय है, मैं कहूँगा, उसमें कौन सी परंपरा का आप प्रचार करती हैं? मैं कथक और ओडिसी की शिष्या रही हूँ, विद्यार्थिनी रही हूँ, और ये 2 नृत्य प्रकार में सिखाती हूँ महागामी में। लेकिन आपने जब नृत्य के इतिहास की बात कही और हमारा जो प्राचीनतम ग्रंथ है, जो हमारे पूर्वजों को मिला है, जो विद्यमान है, हो सकता है इससे भी पुराना कोई ग्रंथ हो, लेकिन वो हमें उपलब्ध नहीं है। तो नाट्य शास्त्र, जिसमें नाट्य आज के जैसा, आज का जो शब्द है नाट्य के लिए हमारा सबसे पहला जो पर्याय निकलता है वो है नाटक। लेकिन नाट्य शब्द जो नाट्य शास्त्र के युग का है, उसका मतलब है रंगमंचीय कला। यानी जो भी कला रंगमंच पे होती है वो एक अपने में एक इंटीग्रेटेड फॉर्म था। उसमें नृत्य, नाट्य, गायन, वादन, संवाद इत्यादि ये सारी व्यवस्था थी, नेपथ्य वगैरह। तो उस समय ये नृत्य प्रकार इस तरह से नहीं थे जो आज हम नाम देखते हैं कि कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी इत्यादि। ये कह सकते हैं कि उसके कई हजार साल बाद ये नए प्रवाह सामने आए हैं, नृत्य धाराएं सामने आई हैं। ये उसी तरह जैसे संस्कृत अगर प्राचीन भाषा हम कहते हैं और आज कई प्रादेशिक भाषाएं हैं, लेकिन सभी में हमें संस्कृत का अंश और ये ज़रूर दिखता है कि हाँ, ये संस्कृत जनित होंगी। तो उसी तरह ये नृत्य परंपराएं भी ऐसी हैं कि नाट्य शास्त्र में इनमें से किसी भी नृत्य प्रकार का उल्लेख नहीं है। ओडिसी का माना जा सकता है क्योंकि 5 प्रवृत्तियाँ कही गई हैं नाट्य शास्त्र में। प्रवृत्ति यानी नृत्य शैली। तो वो 5 प्रवृत्ति हुई: अवंतिका, औड्रमागधी, मध्यमा, दक्षिणात्य, पांचाली। तो इसमें से औड्रमागधी जो है वो कह सकते हैं कि ओडिशा और मगध देश में विद्यमान जो नृत्य परंपरा रही होगी। तो इस तरह से ये नृत्य का इतिहास, प्रत्येक नृत्य का जो इतिहास है वो अपने अपने समय पे अलग अलग तरह से सामने आया है। कोई नृत्य नाट्य के रूप में था और बाद में वो एकल नृत्य के, जैसे कुचिपुड़ी भी था, नृत्य नाट्य परंपरा थी और बाद में वो कुचिपुड़ी एक एकल नृत्य की तरह सामने आई। कथक जो था वो कथावाचन की शैली रही होगी और क्रमशः धीरे धीरे विकास उसमें होता चला गया। प्रत्येक पीढ़ी ने अपनी अपनी तरह से विकास किया और वो आगे चल के एक नृत्य प्रकार के रूप में विकसित हुई। तो आज हम जब देखते हैं तो बहुत सारा साम्य भी देखते हैं, क्योंकि ग्रंथों में कहीं ना कहीं हमें इसकी मूल भाषा दिखती है।
लेकिन आज इसका अलग अलग व्याकरण है, उसकी अलग वर्णमाला कही जा सकती है, उसका अपना साहित्य परंपरा है, अपनी सोच, उसका अपना तंत्र है, अपना सोचने का तरीका है। तो फिलहाल महागामी के माध्यम से मैं ओडिसी और कथक नृत्य की तालीम देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अन्य विधाओं से भी हम अपने शिष्यों को या समाज को परिचित करते चले जाएं। अब जो परिचित करते जा रहे बोल रही है, उसमें विदेशों में भी अपनी एक नृत्य की परंपरा रही है, और एक यूरोप अगर हम हिस्सा माने बड़ा, तो यूरोप के हर एक देश में अपने अपना नृत्य का प्रकार है। क्या आज की युवा पीढ़ी में आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पाश्चात्य नृत्य परंपरा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान आकर्षित हो रहा है? हो रहा है, लेकिन वो लौट के घर भी आ रहे हैं। मैं बहुत सारे युवाओं को देखती हूँ आजकल जो वापस इस तरफ देख रहे हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो यूएस चले गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ नौकरी करने लगे, और उनको जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि भारत के बारे में आप कुछ बताइए, आपके यहाँ की संस्कृति बहुत महान है, आपके यहाँ की कलाएं बहुत महान हैं, परंपराएं बहुत महान हैं, तो उनको बड़ी शर्मिंदगी भी हुई, और उन्हें तब एहसास हुआ कि हमने बहुत कुछ खोया भारत में रह के, हमने ये चीज़ें क्यों नहीं सीखी। और ऐसे कई लोग भारत वापस भी लौटे, ये भी मैं देख रही हूँ। और ये भी हो रहा है कि जब हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं तो मैं इसमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से ये भी देखती हूँ कि हम उनकी तरफ देख रहे हैं और वो हमारी तरफ देख रहे हैं, ये भी कुछ बुरा नहीं। किसी भी कला को उजागर करने के लिए, उसका प्रसार होने के लिए आवश्यकता है कि उसके पीछे कोई एक प्रायोजक खड़ा हो। पुराने ज़माने में ये काम हमारे मंदिर किया करते थे। अगर हम दक्षिण प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पे बहुत बड़ी परंपरा थी, हर एक मंदिर की अपनी एक नृत्य शैली का प्रसार हुआ करता था। उसके बाद राजा महाराजा थे, उन्होंने वो काम किया। आज ये काम कौन कर रहा है? क्योंकि प्रायोजक के बिना क्या इस कला का संवर्धन संभव है? इसका उत्तर लेकर ही मैं आपके सामने आई थी कि जब समाज में हर जनमानस में इसके प्रति संवेदनशीलता और सम्मान जागेगा, तो हर एक को ये अपनी ज़रूरत महसूस होगी। जैसे आज हर परिवार को लगता है कि मुझे महीने में एक सिनेमा देखना ही चाहिए, क्योंकि इस बहाने मेरा थोड़ा बाहर घूमना हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसी एक सामाजिक व्यवस्था थी जब हमारी ये ज़रूरत थी, दिस वॉज आवर सोशल नीड, कि हमें एक अनुष्ठान देखना है, एक कला आविष्कार देखना है, एक कलाकार की प्रस्तुति देखना है, ये हमारी ज़रूरत है। जब तक हम इसको अपनी ज़रूरत नहीं समझते हैं, इसीलिए मैंने कहा ये एक बहुत सिम्बायोटिक रिलेशन है। ये कलाकार और रसिक का जो रिश्ता है, ये ऐसा नहीं है कि कलाकार केवल अपनी प्रस्तुति करे और ये याचना करे कि आप इसका प्रोत्साहन करिए। ये उनकी भी ज़रूरत है, क्योंकि उनका भी उन्नयन होता है इससे। उनमें संवेदनशीलता और सूक्ष्म दृष्टि एक तरह से विकसित होती है, और ये आदर्श स्थिति हमें लानी होगी धीरे धीरे। हम जब आज कह रहे हैं, मेरे को कुछ शब्द बड़े अच्छे लगने लग गए आजकल के, जैसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने कहा अच्छा ये शब्द तो बहुत अच्छा, लेकिन हमारा देश एक ऐसा था, बहुत सालों पहले, 1000 साल पहले हमारे यहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हर व्यक्ति को पता था कि सुबह अगर वासुदेव आए तो उसको हमने कुछ देना चाहिए। दिस वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें ये करना है। वो ऐसा नहीं था कि आप दया से आप कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत थी, आपको सुख मिलता था कि मैंने एक कलाकार को, एक लोक कला के वाहक को, मैंने मेरी तरफ से एक छोटी सी चीज़ मैं दे पाया या दे पाई, ये मेरी खुद की ज़रूरत थी। क्या बात। तो ये समझना सबसे ज़रूरी है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दिल्ली ने महाराष्ट्र को कुछ दिया है। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कि
नृत्य ने तो आपको बहुत कुछ दिया। आप जब विभिन्न प्रकार के नृत्य के प्रकार यहाँ दिखा रही थी तो उसमें जो कोमलता थी, क्या आज की पीढ़ी जो तंत्र में अटकी हुई है, जो ताल में अटकी हुई है, क्या इसके आत्मा के अंदर तक पहुंच सकती है? ये मेरे लिए एक अध्ययन का विषय बन चुका है और मैं काफ़ी हद तक इसके उत्तर खोज पा रही हूँ। मैं समझ पा रही हूँ कि ये आजकल का जो संगीत है, जो लोग आजकल का भड़कीला म्यूज़िक इस्तेमाल करते हैं या अंग विक्षेप वाला नृत्य करते हैं, ये क्या है? अगर हम इस तरह की म्यूज़िक या डांस को अगर हम देखने की कोशिश करें, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करें, तो हम समझ पाएंगे कि इसमें एक तरह का पलायनवाद है। क्या बात है। और वो पलायनवाद इसलिए है कि हमारी जीवन शैली में हम अपने अंदर झांक ही नहीं पाते। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जब हम शीशे में अपने आप को देखते हैं तो हम अपना प्रतिबिंब तो देख सकते हैं, लेकिन अपना अंतर नहीं देख सकते। हमारा भारतीय संगीत जो है, यानी गायन, वादन, नृत्य, ये हमें अंदर लेके जाता है, हमें अपने आप को पहचानने का एक मौका देता है। और अगर हम इस यात्रा से अपने आप को वंचित करते हैं तो आगे चल के हमारी अजीब सी एक अशांति जो है वो बढ़ती चली जाती है। और इस अशांति से हम कैसे जूझें, उसके लिए हमें पलायन करना पड़ता है। पलायन के लिए हमें शोर वाला म्यूज़िक सुनना पड़ता है, अंग विक्षेप वाला नृत्य करना पड़ता है, जिसमें हम शरीर को भुला दें, हम अपने आप को भुला दें एक अलग तरह से। यानी एक भुलाना हुआ जो मैंने आपको कहा कि अपने आप को ही विगलित कर देना, वो खोना अलग है। और ये खोना ऐसे है कि आपको पता ही नहीं आप कौन हो, इसलिए आपने अपने आप को खो दिया। और इस वजह से, क्योंकि आप अपने आप को जानते ही नहीं हो, इसलिए आपने पलायन किया। तो ये फ़िलहाल के लिए एक रिक्रिएशन हो गया कि भाई चलो मेरा घर बहुत ही गंदा है तो हम बाहर जाके आज खाना खा के आते, क्योंकि आज कोई व्यवस्था नहीं। तो ये जो म्यूज़िक है ये आपका उन्नयन नहीं करेगा, या ये नृत्य आपका उन्नयन नहीं करेगा। ये थोड़ी देर के लिए आपको एक अलग कंफर्ट जोन में लेके जाएगा, जहाँ पे आप पलायन करके अपना कॉन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते। तो मैं यही देखती हूँ कि युवा पीढ़ी में जो चिंतनशील हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो सोच रहे हैं, वो वापस लौट के आ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि पलायनवाद में कोई भविष्य नहीं है। भविष्य है अपने साथ संवाद स्थापित करने में, भविष्य है अपने आप को पहचानने में और अपने आप को ही पोषण देने में, इसी में भविष्य है। वाह। प्रेक्षक को पहली बार शायद अंगवाणी के ऊपर अमृतवाणी सुनाई दी। नृत्य सिखाने वाले बहुत देखे हैं, आज हमारे सन्मुख साक्षात नृत्य था। अरे बाप रे। ऐसा लग रहा था कि हम उस महागामी में बैठे हुए हैं और एक विश्वविद्यालय का पढ़ाई का क्लास चल रहा है और यहाँ बैठे हुए सारे उम्र 5 से लेके उम्र 75 तक सभी आपके विद्यार्थी बने हैं। आपसे इस देश की सबसे बड़ी धरोहर नृत्य का ऐसा ही प्रसार हो और कम से कम बैठे हुए लोगों को एक प्रेरणा तो मिले कि नृत्य अपना भी अच्छा होता है, जो हमने पकड़ के रखना है। आज पहली बार मैंने देखा कि हाथ के केवल 3-4 फुट के वेरिएशन से एक पंछी, एक जंगल, एक नदी, एक जल, एक अग्नि, एक सूरज, एक पुष्प कैसे तैयार होता है। इसीलिए मैंने कहा आज ऐसा लगा
कि नृत्य के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हमारी मुलाकात हुई। थैंक यू वेरी मच।